नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस भाग में आज हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपातकालीन उपबंध। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल उपबंध किए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत दी गई है। आर्टिकल 353 और 354 में इसके प्रभाव को बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 356 और 365 के आधार पर स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यों में। और आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में उपबंधित है। इसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को किसी भी चाहे वह बाह्य या आंतरिक विद्रोह के खतरे से रक्षा करने हेतु किया गया है। जब किसी समय राष्ट्रपति को यह महसूस हो कि देश पर किसी प्रकार का बाह्य खतरा या युद्ध का या सशस्त्र विद्रोह का संकट उत्पन्न हो सकता है, तब वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध जर्मनी के बीमर संविधान 1833 से प्रेरित है। जब आपातकाल लागू होता है तब भारतीय संघ संघात्मक से एकात्मक यानी यूनिटरी हो जाता है। ठीक है। आइए डिटेल में देखते हैं। पहले देखेंगे डेफिनेशन वही कि जब किसी समय राष्ट्रपति को यह महसूस हो कि देश पर किसी प्रकार का बाह्य खतरा, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह का संकट उत्पन्न हुआ है या हो सकता है, तब वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसके ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन यानी किस किस आधार पर डिक्लेयर किया जा सकता है, इसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल किस प्रकार होता है और उसका ड्यूरेशन क्या है, यह कितना देर तक लागू किया जा सकता है, इसको किस तरह से हटाया जा सकता है और इसका मूल अधिकारों और सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखेंगे। ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता या फिर कोई और मंत्री भी नहीं कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 352 यही उपबंध करता है कि केवल राष्ट्रपति ही इसको घोषणा कर सकता है। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे ये करता है, तो ये इनडायरेक्टली रूप से ये मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी उपबंध किया गया कि आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य अशांति या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने यानी एक्चुअल अकरेंस से पूर्व भी की जा सकेगी। ठीक है। और आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द से बदल दिया गया था, क्योंकि आंतरिक अशांति के नाम पर उस समय की सरकार ने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया था और तानाशाह बन गई थी। ठीक है। इसी संशोधन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि मंत्रिमंडल आपातकाल लागू करने के लिए लिखित सूचना राष्ट्रपति को देगी। पहले मौखिक सूचना के द्वारा 1975 में सरकार ने आपातकाल लागू करवा दिया था। यहाँ पर यह भी बता दें कि घोषणा को परिवर्तित करवाने के लिए ही केवल मंत्रिमंडल की लिखित सूचना की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वापस करने के लिए नहीं। ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, वैसे तो राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा का अनुमोदन सिवाय वापस लेने की संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना आवश्यक है। यदि दोनों सदन उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं तो आपातकाल की उद्घोषणा स्वयं समाप्त हो जाती है। ठीक है। एक बार अनुमोदित होने के बाद इमरजेंसी को 6 माह के लिए लागू किया जाता है। ठीक है। 6 माह की अवधि की गणना दूसरे सदन द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से की जाती है। उसके 6 माह से आगे जारी करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक होगा। ठीक है। और जितनी बार
आगे बढ़ाना होगा उतनी बार 6 माह के लिए आगे बढ़ सकता है, और इसको इनडेफिनिट टाइम एंड अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब तक सरकार को लगता है कि हालात नहीं सुधर रहे हैं तब तक के लिए इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हर 6 माह पे संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक होगा। ठीक है, लेकिन जब लोकसभा विघटित हो या 1 माह के दौरान उसका विघटन हो जाता हो और राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन आवश्यक होगा। ठीक है, अगर वो अनुमोदन नहीं होता है तो ये आपातकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनुमोदन के लिए जो प्रक्रिया है कि उद्घोषणा का अनुमोदन प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 की बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। इसको विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है, पहले आपातकाल की घोषणा होने के बाद 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर लिया जाना आवश्यक होगा और प्रत्येक अनुमोदन 2/3 विशेष बहुमत से पास हो, यह भी इसी संविधान संशोधन द्वारा सुनिश्चित किया गया था। आपातकाल की उद्घोषणा की वापसी। ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है, वापस लेने की वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। लोकसभा को भी आपातकाल वापस लेने की शक्ति 44वें संविधान संशोधन द्वारा दे दी गई। ठीक है, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस लेने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग द्वारा आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की लिखित सूचना अध्यक्ष को यदि लोकसभा शासन सत्र में हो और राष्ट्रपति को यदि लोकसभा सत्र में ना हो दिया जाता है, और ऐसी किसी भी सूचना की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर संकल्प पर विचार करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक अनुहित की जाती है। ऐसा आर्टिकल 352(8) के तहत किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को हम 3 भाग में देखेंगे। इसका सेंट्रल स्टेट पर क्या रिलेशन पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा पर क्या रिलेशन पड़ता है, और इसका फंडामेंटल राइट्स पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ये हम देखेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि इसका सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे इसके इम्पैक्ट को 3 भागों में देखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फिनेंशियल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी इसका जो है कार्यपालिका में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति में यानी किस मैनर में उपयोग करे। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है। ऐसा आर्टिकल 353 का के द्वारा उल्लंघित किया गया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव फीचर के तहत यानी लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट इसका यह पड़ता है कि संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। वह स्टेट लिस्ट यानी राज्यों की सूची जो 7 शेड्यूल में उल्लंघित है उस पर कानून बना सकती है कि, लेकिन यह नोट करने वाली बात यह है कि इस दौरान जो स्टेट असेंबली होती है वह भंग नहीं होती है, केवल उसकी शक्ति निलंबित हो जाती है। ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा यानी आपातकाल खत्म होने के परिवर्तन ना रहने पे 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। ऐसा आर्टिकल 250 के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट बात और यह है कि यदि आपातकाल घोषणा भारत के किसी राज्य क्षेत्र में के लिए केवल किया गया है तो संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति या संसद की राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति का विस्तार उन राज्यों के संबंध में भी
होगा जिन पर उद्घोषणा परिवर्तनशील नहीं है, यदि उसकी सुरक्षा उन राज्यों की क्रियाकलापों के कारण उनमें जिनमें उद्घोषणा परिवर्तन में है संकट में पड़ते हैं तो। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसका फिनेंशियल क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे। आपातकाल उद्घोषणा के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वह संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण के संबंधित उपबंधों जो अनुच्छेद 268 से 279 में उपबंधित किए गए हैं परिवर्तित या मॉडिफाई कर सकती है या उपांतरण कर सकती है। ठीक है, यह आर्टिकल 354 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसका देखेंगे कि इसका नेशनल इमरजेंसी का लोकसभा और राज्यसभा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे इनका नॉर्मल कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो पार्लियामेंट को एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जब इमरजेंसी ख़त्म होगी तो उसके 6 माह के भीतर इलेक्शन करवाना नेसेसरी होगा। ठीक है, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, जैसे कि प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड राइट टू मूव द कोर्ट, यानी कि प्रेसिडेंट की ये पावर कि वह कोई कोर्ट नहीं जा सकता, उसको ख़त्म कर दी। स्पेशली आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत दी गई पावर को। ठीक है, और दूसरा कि जो लॉ इमरजेंसी के दौरान बनाए गए थे जिनको प्रोटेक्शन मिला हुआ था कि वो उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसको हटा दिया गया ये प्रोविज़न कि जो लॉ इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं होंगे उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उस पर कोर्ट रिव्यू कर सकती है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे आर्टिकल 356 और 365 जो कहते हैं कि अगर कोई स्टेट संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। आगे आर्टिकल 356 यह प्रोविज़न करता है या उपबंध करता है कि अगर गवर्नर को लगे कि जो स्टेट का कामकाज है वह संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो वह प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेज सकता है जिसमें वो ये बताएगा कि स्टेट का कामकाज संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर होगी वो अब प्रेसिडेंट या उसके द्वारा अथराइज किसी बंदे के द्वारा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। आगे आर्टिकल 355 कहता है कि सेंटर की ये ड्यूटी होगी कि वो इंश्योर करे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, और उसी के आगे आर्टिकल 365 यह कहता है कि अगर जब भी स्टेट ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वह उसका कामकाज अपने हिसाब से देखे, यानी वहाँ पे ये मान ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर हुआ है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ठीक है, अब तक 1950 से लेकर 2018 तक टोटल 125 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, आगे कि उससे प्रेसिडेंट रूल जो लगे हैं उससे रिलेटेड जो पॉपुलर केसेस हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, कि एक प्रेसिडेंट रूल जब 1995 में लगा था कि उस समय ये हुआ था कि बीजेपी ने सपोर्ट ले लिया था बीएसपी गवर्नमेंट से और चीफ मिनिस्टर थी उस समय मायावती और उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी, उस समय प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, और
96 में ये हुआ था कि कोई भी पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। ठीक है। आगे इसी प्रकार 1998 में प्रेसिडेंट रूल को के रूल को जो जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उसको हाई कोर्ट ने मतलब ख़त्म कर दिया, यह कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जल्दीबाजी में किया गया है। ठीक है। आगे कुछ जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें डिसीजन आए हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, उनको देख लेंगे। ठीक है। कि एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, ठीक है, जिसमें अयोध्या इंसिडेंट के बाद एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। ठीक है। सेकुलरिज्म के इशू पे, और इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मूल ढांचा सिद्धांत है उस पर कोई छेड़छाड़ होता है तो गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करती है तो यह सही है। ठीक है। इस पे ये रूलिंग आई थी। आगे अब हम देखेंगे कि क्या मतलब डिफरेंसेस हैं नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल में और प्रेसिडेंट रूल में। ठीक है। कि राष्ट्रीय आपातकाल वॉर या फिर बाहरी अग्रेशन या फिर सशस्त्र विद्रोह के केसेस में लगता है, और जबकि राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर पे लगता है। ठीक है। या फिर गवर्नमेंट संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो तब लगता है। ठीक है। आगे कि इसमें गवर्नमेंट सस्पेंड होती है, मतलब गवर्नमेंट भंग नहीं के राज्य विधानसभा भंग नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और पूरा कामकाज राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड जो कोई होता है वो देखता है। ठीक है। इसी प्रकार इसमें दिए गए हैं, और कि जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट पे भी जो सेंटर है कानून बना सकती है। ठीक है। जो उसके 6 माह मतलब जब राष्ट्रीय आपात हटने के 6 माह बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब इसके द्वारा जब बनाया गया कानून तो उसके लिए हटाने के लिए अगर फिर से विधानसभा उसके वो लाती है, कोई बिल लाती है तो ही हटाया जा सकता है, वरना वो चलता रहेगा। इसमें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, इसमें चलता रहेगा। ठीक है। इसका कोई पीरियड नहीं है, कभी किसी मतलब कितने भी टाइम तक लगाया जा सकता है 6 माह के अप्रूवल पे, लेकिन इसको मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है, उसके बाद इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें कि सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मतलब दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो काम काज होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा काम करती है। ठीक है। इस प्रकार है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, जबकि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है। लोकसभा पास करती है रेजोल्यूशन, इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है। आगे हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 360 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वह फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करे। ठीक है। अगर जब उसको लगे कि इस देश में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है और क्रेडिट ऑफ इंडिया डिट्रॉयड है तो वो ऐसा कर सकता है। ठीक है। लेकिन 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने ये सुनिश्चित किया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी में, यानी कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनेबल होगा, मतलब कोर्ट में जो है क्वेश्चनेबल नहीं होगा, सॉरी नॉट क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। यानी अगर उसने डिक्लेयर कर दिया कि वित्तीय आपातकाल तो वह आप कोर्ट में उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसको 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हटा दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है।
तो आप ये केसेस याद रखेंगे कि कौन से केस के द्वारा इसको ये बताया गया था कि चैलेंज नहीं किया जा सकता, और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया कि इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी सेम है कि दोनों 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अप्रूवल लिया जाना मस्ट होगा। ठीक है, और एक बार दोनों मतलब अप्रूवल मिल जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को जब तक प्रेसिडेंट लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है तब तक के लिए कंटिन्यू कर सकती है, इनडेफिनेटली पीरियड के लिए वो है कर सकती है। और इसके लिए इसको हटाने के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं कि कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, फिनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जैसे कर सकता है कि लोगों के वेतन में कटौती कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस के वेतन में भी कटौती कर सकता है, यानी रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस इन एनी क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, उसको जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो सही लगता है वो कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं आई। 1991 में एक बार फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी बनी थी कि जब हमारे पास कुछ 15 या 20 दिन के का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था, लेकिन उसको उस समय की गवर्नमेंट और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सूझबूझ से और एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एलपीजी, इन आर्थिक सुधारों ने भारत को आज के 5वें आर्थिक शक्ति बनने में मदद की। ठीक है, और ये बताया गया है कि इसके आपातकाल के क्रिटिसिज्म के तौर पे कि इससे फेडरल कैरेक्टर जो है, जो संघ का फेडरल कैरेक्टर है कि संघ और स्टेट इक्वली एग्जिस्ट करेंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट डिक्टेटर यानी तानाशाह भी बन सकता है। प्रेसिडेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तानाशाह भी बन सकती है। स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ख़त्म हो सकती है और फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस हो जाते हैं। ठीक है, जिसके आधार पे आपातकाल का क्रिटिसिज्म यानी इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बनाया है कि इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, इस पे मैंने मेंस के लिए भी 2 क्वेश्चन तैयार किया है, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे, तो हम आपको इवेलुएट करके बताएंगे। ठीक है, कि आपने कैसा लिखा है, आप क्या कमियां रह गई हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।